जी, तो प्रोग्राम है लाइव विद आदिल शाहजेब, लेकिन ज़ाहिर है कि वो स्क्रीन पर नहीं है। मैं शाहजेब जिलानी इस हफ़्ते आपका साथ दूंगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि आदिल अपनी निजी मसरूफियात की वजह से छुट्टियों पर हैं। तो इस हफ़्ते हम जो भी सियासी माशी हालात रहेंगे उस पर बात करेंगे। आज की जो बड़ी ख़बर हमारे पास आई पिछले चंद घंटों में, वो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इस हवाले से इस्लामाबाद में आज एक सेमिनार हुआ, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने उससे खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब एक दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा 1960s में, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि हमारी ज़राअत मुसलसल पीछे जा रही है, किसान पिसता जा रहा है, पैदावार वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज के इस मंसूबे के हवाले से क्या कहा, उसकी एक झलक देखते हैं पहले। चाहिए 75 साल में ऐसे कई विजन्स आए और गए, बड़े बड़े कागजों के पलंदे, फिजिबिलिटीज बनी, लेकिन जो तरक्की का राज जिस बात में पिन्हा है वो है मुसलसल अमल अमल और अमल और मेहनत कि ये जो जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। तो अगर वो इस वक्त जनरोसिटी से काम ले रहे हैं तो मैं उनको शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये बात तय है कि हमें मिलकर इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है। जी, तो जैसे आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल वाजे किया कि फ़ौज जो है वो इसमें हमारे साथ है, हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। इसकी अहम बात यह है कि इसमें खलीजी अरब ममालिक जैसे कि सऊदी अरब है और चीन जैसे हमारे दोस्त ममालिक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी इससे नतायज मिले, हमारी पैदावार आगे बढ़ी तो उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि खलीजी अरब ममालिक में फ़ूड की इनसिक्योरिटी रही है, वो पैदावार नहीं कर सकते। तो उनकी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की दी जाए। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स उससे आगे बढ़ें। हमने देखा कि चंद रोज़ पहले ही एक इस हवाले से जो बड़ा कदम उठाया गया, जुमे को उसका इफ्तिताह हुआ और उसका नाम है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर भी ज़ाहिर है कि काम होगा और हमारे मुल्क में कोई 2 करोड़ ज़मीन है जो गैर आबाद है, उसे आबाद किया जाएगा, ज़ेरे काश लाया जाएगा। एक बड़ा सवाल इस इनिशिएटिव के हवाले से ये उठ रहा है कि हमारे मुल्क में कोई 37% आबादी ऐसी है जिसे हम कह सकते हैं कि फूड इनसिक्योर है, और 1/5 ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसे खुराक के बहरान का सामना है। ये मेरे आदाद शुमार नहीं, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के आदाद शुमार हैं। तो देखने की बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने का, इससे हमारे मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है उसमें क्या फ़र्क आएगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाजवा लाहौर से। आप को फाउंडर हैं, CEO हैं एग्रीकल्चर रिपब्लिक थिंक टैंक के और डिजिटल डेरा के। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टार्टअप है जिसके तहत पाक वतन में किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए पावर किया जा रहा है। उनका जो खेती बाड़ी है उसको मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के जो को फाउंडर हैं और पार्टनर हैं फवाद बाजवा के, वो हैं आमिर हयात भंडारा। वो वज़ीर आज़म के साथ ये जो इनिशिएटिव हुआ है, आज के इस इजलास में भी थे, इस सेमिनार में भी थे, और दूसरी जो कमिटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की उसमें उनको एडवाइस भी कर रहे हैं। तो फवाद साहब, हमें प्रोग्राम पे ज्वाइन करने का शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो TV चैनलों पे चल गई, लोगों ने देख भी ली, उसका खुलासा हमने बता भी दिया है। आप चूँकि इस फील्ड में एक अरसे से काम कर रहे हैं और आप ज़राअत में जिद्दत पर बात करते आए हैं, गवर्नमेंट ने अब लगता है कि उसको एहसास हो गया है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है। ज़रा हमारे देखने वालों को समझाइए कि ये जो इनिशिएटिव है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे कई विजन आए और चले गए 75 साल में, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई उम्मीद की हम तवक्को कर सकें? शाहजेब, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हम देखें, आज का दिन बड़ा अहम दिन है इस हवाले से कि एक नेशनल फोकस के साथ ज़राअत को अहमियत दी जा रही है, और सिर्फ ज़राअत को नहीं बल्कि क्लाइमेट एफिशिएंट ज़राअत को। और जहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव की, ये मुझे जो इसकी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ये एक डबल पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है
कि जो पाकिस्तान का जो वेस्ट लैंड है या वो एरिया जो अभी तक यूज़ नहीं हो रहा किसी भी काम के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन, ताकि मुल्क के अंदर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आए, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम लोग 42% जो लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ें, अपनी नेशनल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की ज़राअत की बढ़ाएं, किसान जो एग्जिस्टिंग हैं, स्मॉल फार्मर्स भी, स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स भी, और छोटा किसान जिसे हम कहते हैं, और बड़ा किसान जिसको हम कॉर्पोरेट फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स कहते हैं, उन सब की भी इंटीग्रेशन इस प्रोग्राम के अंदर। पर साथ ही साथ इन चीज़ों को भी रियलाइज़ करना है कि माहौल की माहौलियात जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लड्स हो गए, रेन्स हो गई, ड्रॉट हो गया, इसके जो चैलेंजेस हैं, इनको भी मद्देनजर रखते हुए कोई एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी डेवलप की जाए या एक अप्रोच इंकॉर्पोरेट की जाए, जिससे कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने, देखें पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि दो बड़े सेक्टर्स हैं जिन्होंने आगे आपको 8-10 साल तरक्की देनी है। नंबर 1 एग्रीकल्चर है और उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा है आपकी रियल एस्टेट की सही मैनेजमेंट। तो ये दो मेजर सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के। अब अगर आपने 22% जीडीपी एग्रीकल्चर से बढ़ के इसको एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनाना है, मतलब क्वार्टर भी पास कर जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक नेशनल विजन सारे सूबों को मिला के, सारे कौम को मिला के एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट की जाए, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। तो मुझे आज इस प्रोग्राम के लॉन्च के साथ यही समझ आई है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी का बहुत बड़ा अंसर शामिल है। ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ये पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, आपकी मालूमात क्या है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेगी? देखें, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस स्केल पे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैकेनाइजेशन में, फार्मिंग मैकेनाइजेशन या ज़रूरी मैकेनाइजेशन में हमारे पास अपनी नहीं है। कुछ है बेसिक लेवल पे, लेकिन लार्ज स्केल इंपोर्ट होती है। अगर हम लोग आज रात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, इसका मतलब है कि तमाम अलाइड सेक्टर्स भी साथ इन्वॉल्व होंगे, लाइट इंजीनियरिंग भी होगी, हैवी इंजीनियरिंग भी होगी, मैकेनिक्स भी होंगी, तो ये सारे सेक्टर सारे इकट्ठे काम करेंगे। जहाँ तक बात है कि ग्लोबल, अगर आप ग्लोबली देखें तो 20-22 मुल्क एक सिंगुलर एग्रीकल्चर नेशनल अप्रोच लेके अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करके बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और ये एग्जांपल्स वाइडली पड़ी हुई हैं, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चीन ने किया है, आपकी यूएई देखें 2500 एकड़ से और हेक्टर से वो लोग अचानक जंप मार के तकरीबन कोई 500,000 हेक्टर तक चले गए हैं। चाइना ने तकरीबन कितनी ज़्यादा 93% तरक्की की है एग्रीकल्चर में सिंगुलर फोकस रख के। तो मेरा ख्याल है कि ये एफडीआई के लिए अच्छी ही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए भी अच्छी है। ये एक आप समझ लें कि कोलैबोरेशन है या एक पार्टनरशिप है दूसरे ममालिक के साथ भी, कि जो चीज़ें वहाँ पे कामयाब हुई हैं आप वो पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल एक पास में भी दी थी कि डिजिटल डेरा जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वो नीदरलैंड से आई हुई है, ठीक है, और साइंटिफिक कम्युनिटी है। क्यों? ये वो मुल्क है जिसने 42% पाकिस्तान से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है और हमारे सूबे के से भी छोटा है। तो यहाँ पे जब आप इस एंगल से देखते हैं चीजों को, तो ये एक मल्टी सेक्टोरल, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट्स, स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स, इन सब के इकट्ठा लाके उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम चलेगा आगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है आपको डिसिप्लिन चाहिए इस प्रोग्राम में, तो जो प्रोग्राम लीडर है वो डिसिप्लिन इदारा है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में लाएं, क्योंकि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, ज़ाती इस्तेमाल कहाँ पे होनी है? पहली चीज तो आपकी इंपोर्ट कम हो जानी है, आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। दूसरी चीज वो एक्सपोर्ट होनी है। आपने एक सवाल है मेरा, आपने जिस तरह पहले कहा कि कई मुल्क ये पहले कर चुके हैं, और आपने मिसाल दी चीन की भी और अरब ममालिक की भी, कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि फ़ौज के पास कैपेसिटी होती है कि ऐसी ज़मीन जो कि आबाद नहीं है उसको वो आबाद कर सके। हमारे यहाँ भी ये आइडियाज़ फ्लोट हुए हैं और इस पर बात भी हो रही है पंजाब में, लेकिन हमने देखा कि कोर्ट की तरफ से अभी उसमें रुकावटें आ रही हैं। क्या ये ऐसा काम है जिसमें विदाउट आर्मी हम नहीं कर सकते? देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। एक एंगल ये कि वो लैंड जहां तक आप अभी तक नहीं पहुंचे, डेजर्ट्स आपके, ठीक है, डेजर्ट्स की डिजर्टिफिकेशन को कम करना और उसको फर्टाइल करके उससे ऑर्गेनिकली या सस्टेनेबली रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यूज करते हुए ज़राअत की डेवलप करना, ये एक कंपनी, एक बंदा, एक इदारे का काम नहीं है। अच्छा। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट से होगा, ठीक है। दिस इज लार्ज स्केल। अगर आज हम शुरू करते हैं 5,000, 10,000 एकड़ से 50,000 एकड़, 100 लाख एकड़ तक जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास एग्जाम्पल सेट हो जाएगी
कि भाई वी कैन डू दिस। देखें पाकिस्तान को सारे हालात के मतलब आप ज़हन में भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये देखें यहाँ पे आईटी का इतना ज्यादा टैलेंट है, यहाँ पे डिजिटल का इतना ज्यादा टैलेंट है। फार्मर्स के बच्चे बाहर से पढ़ के पाकिस्तान आके कोई 150 से ऊपर स्टार्टअप्स लगा चुके हैं। तो आपके पास कोलैटरल है इस टाइम कि अगर ये सिंगुलर फोकस आगे चलता है तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिस इज गोइंग टू कैपिटलाइज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि जब ज़ाहिर है कि सिविल मिलिट्री मिलके कोई काम करते हैं तो बैरूनी सरमायाकार को भी एतमाद होता है कि कंटिन्यूटी रहेगी, ये रियासत का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ हुकूमत का नहीं है। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे ये कि ये हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, हमारा अपना जो छोटा फार्मर है जो सबसे ज़्यादा पिस्ता आया है, फॉरगेट अबाउट कॉर्पोरेट और ये जो बड़े मल्टीनेशनल्स के जो फार्म्स होते हैं, इस छोटे फार्मर के लिए आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें देखें इन्होंने एक चीज जो खुशाइंद है, उन्होंने कहा कोलैबोरेटिव। तो कोलैबोरेटिव के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जी क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, फार्मर्स को उनमें इंक्लूड किया जाएगा क्लस्टर्स में। स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स जैसे हम डिजिटल डेरा में करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा फार्मर्स को, स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स को क्लस्टर करके एक कॉर्पोरेट व्यू दे देते हैं कि भाई ये एक सिंगुलर इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ आप कारोबार कर रहे हैं। तो ये पावर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, और मैं काफी खुशाइंद बात है कि इंशाल्लाह छोटे फार्मर को इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, एक पुराना माइंडसेट तोड़ना है, एक जिद्दत की तरफ जाना है। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि अगर इस लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन हो रही है और पूरी दुनिया को भी बताया जा रहा है और एक सिंगुलर अप्रोच के साथ एक नजर आ रहा है, और आप नोट कर लें कि हम लोग भी एक किस्म के इंफॉर्मेशन शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फवाद बाजवा साहब, आप पूरी उम्मीद है एंड लेट्स होप कि आपकी उम्मीदें ये सही। प्रोग्राम में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारी जो इकॉनमी है उसके हवाले से अब कुछ मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम में वेलकम बैक। हम आगे चलकर बात करेंगे कि मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट में जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे से क्या शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं इकॉनमी की। हम जानते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो हमारे माशी चैलेंजेस बढ़ते गए, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन ये जो चंद दिन पहले आईएमएफ के साथ खुदा करके एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ 9 महीने का, जिसके तहत $3 बिलियन मिलेंगे पाकिस्तान को, उसके बाद कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। आज हमने देखा कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उसके जो एक्सटर्नल फाइनेंसेस हैं उसमें कुछ जो है वो ब्रीदिंग स्पेस आ गई है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि डॉलर जो कि कुछ दिन पहले तक कुछ नीचे आ रहा था, आज उसमें इजाफा देखने आया ₹1.90 का, और यूँ इंटर बैंक में डॉलर आज ₹279.80 पर बंद हुआ। तो डॉलर का जो ये कभी खुशी कभी गम का सिलसिला है ये तो चलता रहता है, लेकिन इसके बारे में इकोनॉमिस्ट इसको कैसे देख रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही हमने वीकेंड पे देखा कि पीटीआई और आईएमएफ के दरमियान मुलाकातें हुई। पीटीआई ने, जो कि माजी में बहुत तनकीद करती रही है गवर्नमेंट पे, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे, उन्होंने कहा कि जी कि ये जो हुआ है ये मुल्क के बेहतर मुफाद में है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आईएमएफ की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है, और पीटीआई की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, यही वो मामला है जिस पे एक अरसे से हमारे जो तज्जिया निगार हैं, माशी माहिरीन हैं, वो कहते आए हैं कि इस मुल्क में एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, जिस पे जो फंडामेंटल्स हैं, जो रिफॉर्म्स करनी हैं, उस पर तमाम पार्टियां मुत्तहद हो जाएं, यकजा हो जाएं। सियासी मामलात पे आप लड़ते रहें, इख्तलाफात करते रहें, लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट आई है पीटीआई के सामने से, इसे काफ़ी सराहा जा रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक नए इनिशिएटिव्स का ऐलान शुरू किया है, और उनमें एक है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी,
साल 2023, जिसके तहत हुकूमत बोल तो बड़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले चंद बरसों में हमें तवक्को है कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुल्क के अंदर आएगी। क्या ऐसा ही है या हम हवा में बातें कर रहे हैं? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए दो शख्सियात जिनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। खाकान नजीब साहब साबिक एडवाइज़र हैं वज़ारत ख़जाना के, और अक़दस अफजल साहब हबीब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो फिच की रेटिंग है, ये कभी ज़ाहिर के मुसलसल तो वैसे ख़राब ही हो रही थी, बड़ी मुश्किल से कुछ बेहतर खबर आई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आदिल, अगर आपको याद हो, मेरी जब भी आपसे बात हुई है पिछले 12-14 महीने में, तो आई हैव सेड ओनली वन थिंग कि पाकिस्तान को IMF से राह फरार नहीं है, और पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का, उससे राह फरार नहीं है। आपने जैसे ही IMF का भी सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही किया है, अभी बोर्ड की अप्रूवल भी नहीं हुई, तो आपकी रेटिंग CCC- से CCC हो गई है। सो दैट्स द इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि थोड़ा सा, और ये अभी भी मतलब बहुत लोअर रेटिंग है, पाकिस्तान B+ पे भी रहा है। सो ये नहीं है कि कोई हम एकदम जाके कमर्शियल मार्केट्स, असल तो बात ये होती है रेटिंग्स देखते हैं जब हम कमर्शियल मार्केट्स जाते हैं, जब हम बॉन्ड करते हैं अपना। आई डोंट थिंक पाकिस्तान अभी भी बॉन्ड कर सकता है, रेट्स बहुत हायर होंगे, बट इससे थोड़ा सा आई थिंक कमर्शियल फंडिंग इम्प्रूव कर जाएगी। फिच ने जैसे आपको कहा कि आपके पास जो डॉलर्स आने थे, हमारा जो 9 अरब डॉलर की हुई बात जिनीवा में, वो आ जाएंगे। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि यू आर अगेन बैक ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म। सो मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो दूसरी एजेंसीज हैं दोनों, वो भी आपको इम्प्रूव कर देंगी। थोड़ा सा अगर आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ती है तो इससे काम इस तरह से आता है कि आपकी जो इस वक्त शॉर्टेजेस हैं मुल्क में, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। सो फॉर द पीपल इट इज दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। सही है, सही है। तो मैं आपके पास वापस आता हूँ डॉक्टर साहब। अकदर साहब, ये बताएं कि ये अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जो नफ्सियाती असर है IMF के अप्रूवल का, या ये रेटिंग्स इम्प्रूव होती हैं, पब्लिक सेंटिमेंट, जो बिजनेस सेंटिमेंट है उस पर, ये बताएं कि ये जो अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की है, 1 विंडो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उस पर एतमाद होगा फॉरेन इन्वेस्टर का? हमारी जो हिस्ट्री रही है, जो इनकन्सिस्टेंसीज रही हैं, जो पॉलिसी चेंजेस रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शाज़ेब साहब फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। आपका क्वेश्चन बहुत अहम है कि अभी जो रिसेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये किस हद तक कामयाब होंगे कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि कितने ये कामयाब होते हैं, लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियस अंदाज में कुछ ऐसे स्टेप्स लेना शुरू किए हैं जहां से रिकवरी का रास्ता अब स्टार्ट होता नजर आ रहा है, और उसका एक शाखसाना आपके सामने नजर आता है। ये फिच की जो रेटिंग्स अभी आई हैं, जिन्होंने अभी एक इम्प्रूवमेंट की है, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन भी 38% की हाईएस्ट एवर सतह से नीचे आकर अब जस्ट शॉर्ट ऑफ 30% आपको नजर आई है लास्ट मंथ के अंदर। तो ये डेफिनेटली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है, और मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में सबसे अहम तयन पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के थ्रू नजर आएगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि ये सफर जो अब शुरू होता नजर आ रहा है, मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए और इस सफर को कामयाबी की तरफ लेकर के जाना चाहिए। खाकान साहब, आप चूंकि पहले जो IMF के प्रोग्राम्स हैं उसमें उनसे डील करते रहे हैं और आपको उनका पता भी है, ये बताएं कि ये जो PTI की तरफ से एक पॉजिटिव बात करना कि जहाँ पे इकॉनमी खड़ी है हम भी कमिट करते हैं कि ये इसको हम चलने देंगे, इसका कितना असर होगा? ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान को IMF अगर ये इंश्योर करा रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड आ जाएं, बिकॉज आपने एक इंटरिम सेटअप में जाना है, फिर आपने एक नई गवर्नमेंट में जाना है, और मैं आज से फिर ये कहना शुरू कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम करना है जिसने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। सो वो अगर सबसे बात कर लें तो इसमें कोई हरज नहीं है, और इंटरिम सेटअप को भी तकवीयत होगी कि जी सारी पार्टीज तो ऑन बोर्ड हैं इस चीज़ पे। ये पहले भी हुआ है, आई थिंक मेक्सिको के केस में ये हुआ था 1994 में। पाकिस्तान में जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो आपको याद दिलाता चलूं तो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब भी पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट हुई थी। अब मैं एक बात बता रहा हूं जो आई थिंक पब्लिक को नहीं पता, ये मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद ये करता रहा हूं। जब हम इनके साथ ये काम
ऑन दी टेक्निकल लेवल एंड इवन हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते थे, तो दे वुड हैव लाइक टू सी लेजिस्लेचर्स। तो मेनी अ टाइम्स आई हैव अकम्पनीड देम जब हम इनको लेके जाते थे और असेंबली में सबसे मुलाकात कराते थे ताकि लेजिस्लेचर्स भी ऑन बोर्ड आए और वो भी समझ सकें। अब चूंकि पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं थी तो वो उनसे मिल लिया, पीपीपी गवर्नमेंट में नहीं थी का मतलब है कि असेंबली में नहीं मौजूद थी, तो एज एन ऑपोजिशन उनसे मिल लिया। सो आई थिंक इसमें कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। जहां पे खड़े हैं अभी सबको पाकिस्तान में एक ही चीज है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी टुडे इसके IMF की ये 9 माह जो हैं कंप्लीट करें ताकि अगले साल के 23 अरब डॉलर इकट्ठे करें। दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन टू राइड थ्रू। बिल्कुल ठीक है अकदर साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, हालांकि हमें इकोनॉमी में यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बड़ी मेहनत की हमारे करंट गवर्नमेंट ने भी और पिछली गवर्नमेंट ने भी। हम जहाँ पे खड़े हैं उससे आगे तो बाहर कोई और रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि हम कोलैबोरेट करें, कोऑपरेशन करें। हमें अभी ये नज़र आ रहा है कि सिविल, मिलिट्री और सिविल में अपोजिशन, गवर्नमेंट सब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इकॉनमी को हमें प्रायोरिटाइज़ करना है और फंडामेंटल्स पे एग्री करना है। तो अब ये बताएं कि आगे का अगर हम देखें, आपने पहले बात की कि अच्छे आशारिये ये भी आए कि जी कि इन्फ्लेशन कुछ नीचे आया है, ये फिंच ने क्रेडिट रेटिंग हमारी बेहतर कर दी, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले महीने जो हैं वो हमारे मिडिल क्लास के लिए, हमारे आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, क्योंकि जो हमने कमिटमेंट्स की हैं IMF के साथ, उसकी जो प्राइस है वो आम आदमी को पे करनी है, आपने मुझे सैलरी क्लास को पे करनी है। इसके बारे में बताएं कि हाउ डू वी कम्युनिकेट दैट टू आवर कंट्रीमैन। देखें, ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है कि जब भी IMF का प्रोग्राम किसी कंट्री में जनरली आता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, या जिसको कभी कभार ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहते हैं, उसको लगाया जाता है। और वो कैसे लगाया जाता है? थ्रू मोर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि टैक्सेस को ज्यादा करके लगाया जाता है। पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली हमें ये नजर आता है, मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स देख रहा था जिसमें ये नजर आता है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट टू GDP रेशो है वो तकरीबन कुछ 74-75% है, जो कि मीडियन यानी कि BC कैटेगरीज की जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीज हैं उनके हिसाब से वो ठीक है। लेकिन जहां पर हम पाकिस्तान की डेट टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेशो देखते हैं या इंटरेस्ट टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेशो देखते हैं, तो उसमें हमें नजर आता है कि पाकिस्तान अपने पीयर से, यानी अपनी जैसी कंट्री से कहीं नीचे है। तो इससे हमें नजर ये आता है कि इवन दो पाकिस्तान की जो पब्लिक डेट है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है या हमारा जो टैक्स इकट्ठा करने का निजाम है वो बिल्कुल सब पार, यानी कि वो लेस देन ऑप्टिमल उसकी परफॉर्मेंस है। और इसी वजह से पाकिस्तान में ये देखा गया है शाहजेब साहब के जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, जो नौकरी पेशा तबका है, उनके टैक्सेस के अंदर तो इजाफा हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग उस टैक्स नेट में नहीं लाए जाते, उसको ब्रॉड बेस नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 9 माह हैं, इनके अंदर इस किस्म का कोई भी स्टेप एक्सपेक्ट करना आई थिंक खाम ख्याली होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट खत्म हो रही है, ये इनकी म्याद खत्म हो रही है और हम केयर टेकर सेटअप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके आने से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारा इलेक्टोरेट है, उसको डिमांड करना चाहिए कि वो अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा अवाम के सामने रखें। वो बताएं कि उनके ख्याल में कौन से सेक्टर्स जो हैं उनमें रिफॉर्म होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उनकी इकोनॉमिक टीम के लीडर्स या टीम लीडर्स कौन से हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत क्रूशल सवाल है इस इलेक्शन में, यही मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सवाल होगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे खाकान साहब के, चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं बहुत जल्द, होपफुली हम जा रहे हैं, ऐसे मौके पर गवर्नमेंट ये जो इतने मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस कर रही है, चाहे इन्वेस्टमेंट के हों या आज हमने देखा ये ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट 2 के, वो इनकी तो इनकी जो मुद्दत है तो ख़त्म होने वाली है, तो फिर कैसे कोई इसको सीरियसली लेगा? क्योंकि मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमें नहीं पता कि कौन जीत कर आएगा, अनलेस के कोई किसी को पता है कि यही जीत के आएंगे, तो इसको कौन सीरियसली लेगा जब तक इलेक्शन का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता? आदली, बहुत ही अच्छा सवाल है, बट इसका बड़ा क्लीन जवाब यह है कि एक तरफ हमने डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योर किए हैं IMF, वर्ल्ड बैंक फ्रेंडली कंट्री से, अब दूसरी तरफ हम नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट सिक्योर करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइड के फ्रॉम द मिडल ईस्ट, CPEC 2
ये हैं हमारे दो लो हैंगिंग फ्रूट्स। बी वेरी क्लियर कि हम करने क्या जा रहे हैं। मुझे बड़ा बखूबी मालूम है कि हम SFIC से करने क्या चाह रहे हैं। तो हम इनसे जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट ईजियर ले सकते हैं, हम ये सिक्योर करने जा रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से। जो बाकी हैं जिसको आप लिम्स कहते हैं, या जो लैंड मैनेजमेंट की मदद करने जा रहे हैं हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को, ये आज का नहीं है, ये 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का नहीं है, ये 5 से 8 साल में जाके आपको रियली हेल्प करेगा। और तीसरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान की यील्ड्स आर समवेयर 1/3 to 1/2 ऑफ व्हाट द वर्ल्ड्स बेस्ट डू। अगर आप इस चीज को तब्दील कर सकते हैं, और उसको तब्दील करने का तरीका बड़ा क्लियर है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन 1 आया था तो पाकिस्तान में बहुत तरक्की आई थी। अब आप ग्रीन रेवोल्यूशन 2 में जा रहे हैं। आने वाली हुकूमत इसको अडॉप्ट कर सकती है, बट स्टेट एक जिम्मेदारी लेकर चल रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम पहली दफा डेट इंस्ट्रूमेंट्स को नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट से क्रिएटिंग जो हैं उनके साथ मिलाकर आगे चलेंगे। बट असल बात यह है कि वी हैव टू सी द प्रोफेशनल्स हु हैव टू डिलीवर ऑन दीज थिंग्स, एंड वी हैव टू सी द डोमेस्टिक गाइज बी इंटरेस्टेड इन दिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मुमकिन है, बस अगर हम तहिया कर लें, हौसला हो और मिल के काम कर लें तो पॉसिबल है। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, खाकान नजीब साहब और अफजल साहब। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो थोड़ा सा सियासत पे बात करते हैं कि PDM की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग उन्हें कैसे ठंडा कर रही है, उस पर थोड़ी सी बात करें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम ये बार बार सुनते हैं अपने माहिरीन से, तज्ज़िया नगारों से, कि अगर मुल्क ने माशी तौर पे आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करना होगा, और जो इंतशार हम देखते आए हैं पिछले कई साल से उसका हमें कोई इंतज़ाम करना होगा। तो हम जानते हैं कि दुबई में मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब के दरमियान, लेकिन उसमें से कोई फ़ैसले सामने निकल कर नहीं आए। अफवाहें तो चल रही हैं, रिपोर्ट्स भी चल रही हैं। सवाल बड़ा ये है कि इलेक्शन अगर होंगे तो अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे। थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि PDM के आपके बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कुछ शिकवा किया, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए कि भाई ये बड़े जो हैं ये मिल रहे हैं दुबई में, लेकिन हमें कुछ पता नहीं कि क्यों मिल रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं। थोड़ा सा वो इग्नोर फील कर रहे थे। फिर आज उनकी मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर से। कुछ अंदाज़ा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सदर हैं और बड़े अहम लीडर हैं। वो जो है उन्होंने शिकवा किया और इमीडिएटली उसको कॉग्निसेंस हुआ, उनको रिक्वेस्ट की गई कि आइए और हम बात करें आपस में जो कोई भी बात हुई है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुबई में अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, जो बातें होती रही हैं, तो इसका मुझे ये लगता है कि अभी तक कोई डेफिनेट बात नहीं हुई होगी। अगर कोई डेफिनेट बात हुई होती तो मौलाना फजलुर रहमान से ज़रूर मशवरा भी होता, उनको कॉन्फिडेंस भी लिया जाता, क्योंकि वो PDM में ना उनकी एक बड़ी अहमियत है और वो हमेशा PMLN को बहुत सपोर्ट किए उन्होंने हर जगह। तो ये बताइए वो उनको कैसर साहब पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ, तो फिर मामलात अभी कहाँ पे फंसे हुए हैं दोनों बड़ों के दरमियान? क्या तय क्या होना है, या किस मामले पे थोड़ा सा अभी उन्हें वक्त चाहिए मुशावरत के लिए? देखिए, ये बातें तो पॉलिटिक्स में हर पार्टी अपना अपना अलग इलेक्शन लड़ रही है। हमारा कोई मिल के तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे। तो बातें तो ये जो थी कि पार्टी में जो थी सीट एडजस्टमेंट की, वो भी बातें थी, और फिर ओहदों की भी बातें लाजमी होती हैं। जब जो पॉलिटिशियन मिलते हैं तो ये बातें होती हैं। और दो बड़ी अहम पार्टियां हैं और उन्होंने अपने अपने उनके तफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने मुतालबात हैं, उनके अपनी ख्वाहिशात हैं। तो इलेक्शन से पहले ये बड़ों की मुलाकात एक खुश आइंद बात है। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में जो टर्माइल रहा ना, देखिए इलेक्शन अपने अपनी जगह पे लड़ना हर एक का हक है, लेकिन जिस दुश्मनी की हद तक हम आ गए ना, हम मिलने को ही तैयार नहीं थे। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब PTI के 3.5 साल रहे
वो मिलने हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, वो चोर डाकू के अलावा कोई लफ्ज़ बोलते ही नहीं थे। तो ये हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। तो कैसे साहब ये बताएं कि मियां अखलाकी बड़ा सवाल इस वक्त हमारी सियासत का ये है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कब आएंगे? उनके कुछ कानूनी मामलात भी अभी तक हैं, केसेस अभी जो हैं उसमें वो कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं। तो इस पे पार्टी में क्या फीलिंग है? आपका मशवरे वो कर रहे हैं सबके साथ, उसमें क्या फीलिंग है कि उन्हें कब तक आना चाहिए और आगे क्या होना है उनके अपने फ्यूचर के हवाले से? देखिए, पार्टी वाले सारा बड़ी उनका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, और वो चाह रहे हैं कि पार्टी के इन इलेक्शन में उन पार्टी को लीड करें। और अब इलेक्शन तो देखिए ना, अक्टूबर या नवंबर में होने हैं। 10 नवंबर से आगे तो इलेक्शन नहीं जा सकते। 4 महीने अगर ज़्यादा भी चले जाएं इलेक्शन 10 नवंबर तक भी, तो 4 महीने रहते हैं। तो इलेक्शन को तो कोई टाइम नहीं है। तो उनको वो जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, और हम तवक्को करते हैं कि पार्टी को लीड करेंगे। उनका बहुत तजर्बा है। एक डेट सामने आ रही है मीडिया में कि हो सकता है कि वो 14 अगस्त को वापसी का प्रोग्राम बनाएं। आपके नॉलेज में है डेट पे मशवरा? नहीं, ये बातें हम मीडिया पे ही सुन रहे हैं या प्रेस में हो रही है। और वो देखिए ना, उन्होंने आ रहे हैं तो इन दिनों में ही आना है ना, तो इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे। और 14 अगस्त को भी आ सकते हैं, एक अच्छी तारीख है 14 अगस्त को लाहौर में अगर आएँ तो उनका एक बड़ा वेलकम होगा। और मैं ये समझता हूँ कि उनके तजर्बे से हमारे मुल्क को फ़ायदा लेना चाहिए कि जो कुछ हमने कहती कि हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया मुईशत में, और हम ये लड़ाई झगड़ा जो करते रहे, टर्माइल जो पॉलिटिकल था, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आम आदमियों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। हम मिलजुल के इस अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं और उसकी मुईशत को आगे बढ़ाएं। और हम जो है ना, ये चार्टर ऑफ इकानमी एक लाजमी काम है। मैं हमेशा जोर देता रहा हूँ, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब देते रहे जोर, बिलावल भुट्टो जरदारी देते रहे, और मैं भी हर अपने प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ। उसके बगैर चारा नहीं है। देखिए, बात चीज़ें आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा। ये बताएं कि जो बातें तय अभी नहीं हो पा रही जरदारी साहब के दरमियान, नवाज शरीफ साहब के दरमियान, क्या उसमें ये भी है कि जो निगरान गवर्नमेंट बनेगी उसमें किसके लोग कहाँ फिट होंगे? इस पे भी जो है अभी तक मुशावरत चल रही है। ये परज्यूम किया जा रहा है कि ये सारे आइटम देखिए ना, पॉलिटिशियन में जब बातचीत होती है तो ये चीज़ें तो डिस्कस होती हैं ना कि क्या तरीकाकार होगा, आपस में हमारा अलायंस किस तरह का हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट क्या होगी। ये तो तयशुदा बात है कि जो पार्टी ज़्यादा सीटें लेगी उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा। होना भी यही चाहिए जब कोलिशन होती है। मेरा सवाल था केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में कि उस पर भी देखें, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑलरेडी है, वफाक में, सिंध में, बलूचिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से क्या उसमें कुछ मामला रुके हुए हैं कि ज़ाहिर है कि हर कोई अपने अपने नॉमिनीज़ देता है, हमारे इदारे जो हैं वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, मियाँ साहब अपने लोगों को करेंगे, जरदारी साहब अपने लोगों को करेंगे, तो क्या उसमें भी अभी तक मामला तय नहीं हो पाए? ये देखिए, ये मामला जो सियासी है ना, उसमें वक्त लगता है आपस में समझौते में। लेकिन आपने देखा कि ये पिछले 14 महीने में या 15 महीने में हमने सब ने मिल के फैसले किए ना। ये मामूली बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेट्समैनशिप दिखाई है, कोई एक बंदा भी तो उनसे हटा नहीं है। ये देखिए ना, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सलाहियतों का इतराफ़ किया जा रहा है। जो 15 महीने का उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, लेकिन कोशिश की है कि हम सब मिलजुल के मामलात को आगे बढ़ाएं। नहीं, ये आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि जो लोग इस वक्त PTI के हिमायती हैं या इस वक्त हालात को देख रहे हैं, वो तो परेशान है कि ये वही टोला वापस लाया जा रहा है जिसको बड़ी मुश्किल से उनके लीडर ने निकाला था। उनके हिसाब से उनके लीडर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, और अगर उनके लीडर मैदान में होंगे तो वो उन्हें ही वोट देंगे। आप क्या देख रहे हैं कि PTI के लीडर जो है वो मैदान में होंगे या नहीं होंगे, या उन्हें भी जो पहले मियाँ साहब के साथ हुआ उनके साथ भी वही होगा? मैं तवक्को करता हूँ कि वो मैदान में रहें, क्योंकि मैदान ही जो सियासी लोगों में आपस में मैदान ही अच्छा लगता है कि उसमें मुकाबला हो। और मैं तो उनकी सारी टीम ही उनसे हट गई है। कोई टीम का मेंबर जो उनके इब्तदाई मेंबर हट गई है या हटा दी गई है? देखिए, आप लोगों ने क्या कॉन्फिडेंस करना है? हमें तो आम लोग ये कहते हैं कि टीम हट नहीं गई, वो हटाई गई है। तो अब आम लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बताइए कि क्या हो अगर नहीं
ये कहना तो बहुत आसान है, हटाई जाते। हमारा क्यों कोई मेंबर अपोजिशन में भी 3.5 साल, जबकि वो एक पेज पे थे, कोई भी मेंबर हमारा, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हो, चाहे पीपल का पार्टी का, चाहे JUI का, कोई एक मेंबर तो हटा नहीं सके। पूरी कोशिशें की, हर एक के ऊपर उन्होंने कोशिशें की। ये हटाना, देखिए ये तो पॉलिटिशियन का काम है। वो अगर हटा दी गई है और वो हट गए हैं तो फिर उनकी पार्टी थी क्या? उनके, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या पॉलिटिशियन थे जो इतना बर्दाश्त। हमारे यहाँ भी तो 3.5 साल, पौने 4 साल ये सब कुछ बर्दाश्त किया गया ना। कोई एक बंदा भी हटा, कोई एक की मिसाल। उस दौरान भी इनके 22 मेंबर हटके, जब इक्तदार में थे तो वो हटके अभी तक असेंबली में बैठे हैं। बहरहाल ये लीडरशिप की सलाहियत ये बात सही है कि लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना। 9 मई के बाद उनकी पार्टी को काफ़ी तितर बितर किया गया है, उसमें कुछ उनका भी अपना भी उनकी कोताहियाँ हैं, लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि जो पब्लिक है वो देख रही है कि 9 मई के बाद जिस तरह से हालात पलटे हैं, उसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमदर्दियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। ये आपका ये ख्याल ठीक नहीं है, और बड़ा लोगों में गम और गुस्सा है जो कि 9 मई का वाक़या हुआ। मैं अपने इलाकों में जब जाता हूँ, हमें तो उनके बंदे नज़र नहीं आते, किधर हैं, कौन सा PTI। ये सिर्फ आप मीडिया और प्रेस वाले ये समझ रहे हैं कि उनकी बड़ी नहीं, मीडिया पे तो पाबंदी है बात करना, मीडिया वाले तो नहीं समझ रहे। साल से मैं आपको जो है ना, जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट आपको किस तरह पता चला? मैं पब्लिक का, आप ऐसा करें, मेरे साथ आए, मैं जा रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप किसी को भेजे ना रिपोर्टर को, रिपोर्ट लेके आएगा। एक बंदा भी है उसका पब्लिक सेंटिमेंट, हर एक जगह उसको लेके जाऊंगा अपने हल्के में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जाके मैं, आजकल गम और गुस्सा है, लोग फौज के लिए बहुत ज्यादा रैलियां निकाल रहे हैं हमारे इलाकों में। अच्छा, ये जो कुछ किया है ये मुल्क के खिलाफ किया है उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, साथ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किसी का अंदाजा है, कोई बात नहीं, आप अपना कोई रिपोर्टर भेजे मेरे साथ, जितने मर्जी भेजे, मैं खुद आऊंगा जिस हल्के में आप कहेंगे हमारे इलाकों में, उनको लेके चलूंगा। बिल्कुल ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बखैर।